हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे पंवार वंश की। ये हमारी क्लास थर्ड रहेगी दोस्तों। इससे पहले हम प्रीवियस दो क्लासेस में करा चुके हैं, जिसमें हमने पंवार वंश यानी कि परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इन दो क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने उसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और लगातार आप इन क्लासेस को देखकर अपनी जो है अच्छी जो है तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 62 से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज, क्योंकि इससे पहले हम 30 और 31 क्वेश्चन करके दो क्लासेस करा चुके हैं। तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो ये हमारे परमार वंश पर लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम गोरखा शासन पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और ऐसे ही कंटिन्यू करके हम लगातार जो है उत्तराखंड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ फिर प्रवक्ता के अन्य जो टॉपिक्स हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की। तो नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? चूंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि हमने इसमें चर्चा की थी कि जो परमार वंश के शासक हैं उनमें जो है अपने नाम पर नगर बसाने का जो है एक नियम बना था। तो नरेंद्र नगर भी किसी के नाम पर है, और वो नाम है दोस्तों नरेंद्र शाह के नाम पर। ठीक है, तो जब भी आपके लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि ये परमार वंश में ये नियम चला था कि उन्होंने अपने नाम के आधार पर नाम रखना शुरू किए थे। ठीक है, तो नरेंद्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? नरेंद्र शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, अजय पाल का समकालीन वह चंद शासक जिसने अजय पाल के राज्य पर आक्रमण किया था। तो देखिए, अजय पाल के शासनकाल में जो है चंद शासक ने अजय पाल के राज्य पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो वह कौन सा जो है राजा था जिसने आक्रमण किया था? तो देखिए, ऑप्शन है भारती चंद्र, भीष्म चंद्र, कीर्ति चंद और जगत चंद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, अजय पाल के समकालीन कीर्तिचंद ने जो है अजय पाल के राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी? तो देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना किस पंवार शासक ने की थी दोस्तों? ऑप्शन है कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या मानशाह। तो किस शासक ने की थी दोस्तों? तो ये इसके में जो किया था, देवलगढ़ पर राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना अजय पाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो अजय पाल ने जो है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी मंदिरों की भी स्थापना की थी दोस्तों। तो ये देवलगढ़ नामक जगह पर जो राज राजेश्वरी मंदिर है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी अजय पाल ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू करने वाला परमार शासक कौन था? ठीक है, तो जो सरोला ब्राह्मण प्रथा जो थी उसको शुरू करने वाले परमार शासक कौन थे? तो ऑप्शन है कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या मानशाह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका अजयपाल। ठीक है, तो इन्होंने सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू की थी, और ये परमार शासक अजयपाल हैं जिन्होंने सरोला ब्राह्मण प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो आप लोग दोस्तों अपने क्वेश्चंस को भी देखते रहें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है नोट्स भी बनाते चलिए। अगला प्रश्न है, कवि देवराज ने किस परमार शासक की तुलना भीमसेन से की थी? ठीक है, तो कवि उस समय जो कवि देवराज थे उन्होंने जो है एक परमार शासक की तुलना जो है भीमसेन से की थी। तो भीमसेन के बराबर ताकतवर किसको माना था दोस्तों? ऑप्शन है बलभद्र शाह, मान शाह, महिपत शाह या अजयपाल। तो किसको इन्होंने भीमसेन के इक्वल माना था दोस्तों? तो बलभद्र शाह, जैसे इनका नाम है, मतलब काफ़ी बलशाली ये राजा रहे थे। तो इनको जो है इनकी कंपेयर भीमसेन से की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो कौन है शासक ऐसे जिनकी कवि देवराज ने भीमसेन से तुलना की थी? वह है बलभद्र शाह।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 67। 67 को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। 67 है, रुद्रचंद्र व बलभद्र शाह के बीच हुए बधानगढ़ युद्ध में निम्न में से किस चंद्रवंश का कौन सा सेनापति मारा गया था? तो रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच जब युद्ध हुआ था तो चंद वंश का एक सेनापति मारा गया था दोस्तों। तो कौन सा सेनापति मारा गया था? तो ऑप्शन है शिरोमणि जोशी, खतड़ सिंह, या पुरुषपंत, या गैड़ा। तो इसमें जो मारे गए थे दोस्तों वो सेनापति का नाम था पुरुषपंत। ठीक है दोस्तों, तो रुद्रचंद के शासनकाल में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषपंत जो है वो बलभद्र शाह के सेना के बीच हुए युद्ध में मारा गया था। ठीक है दोस्तों, पुरुषपंत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 68। किस परमार शासक के दरबार में विलियम फिंच नामक अधिकारी आया था? किस परमार शासक के दरबार में विलियम फिंच नामक अधिकारी आया था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, या महीपत शाह। तो कौन शासक थे दोस्तों ऐसे? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मान शाह जो है वो मान शाह जो थे वो परमार शासक के दरबार में विलियम फिंच नामक अधिकारी इनके शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? मान शाह के शासनकाल में कौन आया था? विलियम फिंच। ठीक है, तो एक अधिकारी हैं जिसका नाम विलियम फिंच था, तो वो मान शाह के शासनकाल में इनके दरबार में आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। श्रीनगर में शाम शाही बागान का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? तो श्रीनगर में शाम शाही बागान, यानी कि श्रीनगर में है, जिसका नाम शाम शाही बागान है, बगीचा है, तो इसका किस परमार शासक ने इसका जो है निर्माण किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, या महीपत शाह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है श्याम शाह। तो श्याम शाह ने जो है शाम शाही बागान की स्थापना की थी। तो दोस्तों मिलते जुलते नाम है तो इसलिए आपको याद करना आसान रहेगा। देखो यहाँ पे शाम शाही बागान और श्याम शाह इस शासक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते जुलते आंसर हैं। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय ये प्रथा थी अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है निर्माण करना, तो ये सारी चीज़ें हुई हुई थी उस शासनकाल में। तो ऑप्शन अगला आता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो किस शासक ने श्रीनगर में केशोराय मठ की स्थापना की थी दोस्तों? ऑप्शन है प्रदीप शाह, मान शाह, श्याम शाह, या महीपत शाह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है महीपत शाह। तो महीपत शाह ने किशोराय मठ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? किशोराय मठ की स्थापना की थी। और ये किशोराय मठ कहाँ है? यह है श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई थी, इसका निर्माण किया था गया था किशोराय मठ का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों श्रीनगर में, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, सॉरी, क्योंकि ये डबल प्रिंट हो गया। श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किस परमार वंशी राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है श्याम शाह के द्वारा ये किया गया था, तो रिपीट हो गया। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 72 में। 72 देखेंगे दोस्तों। 72 क्वेश्चन है फतेह शाह यशोवर्णन निम्न में से किसकी रचना है? तो फतेह शाह यशो वर्णन, फतेह शाह का यश का वर्णन जिसमें किया गया है, उनकी मतलब उनके कीर्ति का वर्णन किया गया है, उनकी ताकत का वर्णन किया फतेह फतेह शाह के। तो ये किसकी रचना है? ठीक है, फतेह फतेह शाह यशो वर्णन किसकी रचना है दोस्तों? किस कवि ने ये लिखा है? तो दोस्तों ये जो रचना है वह है रामचंद्र की। ठीक है, रामचंद्र ने जो है दोस्तों, रामचंद्र ने फतेह शाह यशो वर्णन नामक रचना की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 क्वेश्चन है कि छंदसार पिंगल में फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की गई है, यह ग्रंथ किसकी रचना है? तो छंदसार पिंगल जो है इसमें फतेहपति शाह की तुलना की गई है, किसके साथ की गई है दोस्तों? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से तुलना की गई है। तो यह ग्रंथ किसकी रचना है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका रतन कवि,
मतीराम, रामचंद्र या जटाशंकर। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि मतीराम। ठीक है, मातीराम भी लिखा रहता है दोस्तों, कहीं पर मतीराम लिखा रहता है, तो आप लोग इसको देख लें, कहीं पर मतीराम हो या मातीराम हो, तो ये आप इसको, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो छंदसार पिंगल की रचना किसने की थी? वो की थी मातीराम ने। और मातीराम ने इसमें फतेहपति शाह की तुलना किससे की है? वो शिवाजी से की है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है दोस्तों, गढ़वाल का शिवाजी किस परमार शासक को कहा जाता है? तो कौन सा परमार शासक ऐसा है जिसको गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है दोस्तों? अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि किस शासक की तुलना शिवाजी से की गई है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि गढ़वाल का शिवाजी किस परमार शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है आपका फतेहपति शाह को। अभी हमने पढ़ा था फतेहपति शाह को की तुलना शिवाजी से किसने की थी? तो मतीराम ने की थी, और ये जो है फतेहपति शाह को ही गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट करके इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और आप नोट्स बनाते रहिए। और आपको अगर इनका आंसर आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ इनको आप अपना काउंट डाउन भी करिए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अधिकांश लोगों ने उत्तराखंड की बुक से पढ़ी होंगी, तो कितना आप इसमें से अपडेटेड हैं ये आपको पता चल जाएगा। और अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर देख रहे हैं इसको, तो एटलीस्ट आप जो है, आप तो फुल टाइम आपका रिवीजन इस क्लास के अंतर्गत होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं दोस्तों। कठैत गढ़दी का संबंध गढ़वाल के किस परमार वंशी राजा के शासनकाल से है? तो कठैत गढ़दी का संबंध गढ़वाल के किस परमार वंशी राजा के शासनकाल से है दोस्तों? तो ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, महिपत शाह, फतेहपति शाह या प्रद्युम्न शाह। तो कठैत गढ़दी जो है वह है फतेहपति शाह के शासनकाल को ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कठैत गढ़दी कहा जाता है इसको। और फतेहपति शाह को छत्रपति शिवाजी से तुलना की गई है दोस्तों। तो एक अच्छे, मतलब छत्रपति शिवाजी का तो नाम आपने सुना ही है अच्छा खासा, तो वही उनसे कंपेयर की गई, तो एक अच्छा शासक के रूप में या एक शक्तिशाली शासक के रूप में यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। ये प्रश्न भी आप समझ सकते हैं, लगभग रिपीटेड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई चीज़ आ रही है। तो निम्न में से फतेहपति शाह का दरबारी कवि कौन नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों आपने, जब हमने इसमें 5-6 क्वेश्चन लगातार फतेहपति शाह पर आधारित आए हैं, तो 2-3 नाम इसमें से आ चुके हैं, तो आप इसमें जजमेंट कर सकते हैं कि फतेहपति शाह का दरबारी कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है रतन कवि, हरिदत्त शर्मा, रामचंद्र और मतीराम। तो दोस्तों अभी अभी हमारे पास 2 नाम तो यहाँ पर आए थे, रामचंद्र और मतीराम। ठीक है, और रतन कवि का नाम भी इसमें आ चुका है दोस्तों। तो हरिदत्त शर्मा जो है, इनका नाम इसमें नहीं आया अभी तक। तो हरिदत्त शर्मा जो है फतेहपति शाह के दरबारी कवि नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो हरिदत्त शर्मा इसका सही आंसर है। और वैसा अगर पूछा जाए कि फतेहपति शाह के दरबारी कवि कौन कौन थे, तो फतेहपति शाह के जो दरबारी कवि थे दोस्तों, रतन कवि, रामचंद्र और मातीराम। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 आता है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है दोस्तों, सुदर्शन सुदर्शन शाह का राज कवि था। अब आ गई बात सुदर्शन, फतेहपति शाह के बाद हम बढ़ चुके हैं सुदर्शन शाह पर, और सुदर्शन शाह का राज कवि कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन है रतन कवि, हरिदत्त शर्मा, रामचंद्र या मातीराम। तो दोस्तों बिल्कुल प्रश्न आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये 3 जो नाम थे, ये तीनों के तीनों फतेहपति शाह के दरबारी कवि थे। ये किसके थे दोस्तों? फतेहपति शाह के। ये फतेहपति शाह के हैं कवि। तो सुदर्शन शाह के कवि का नाम क्या होगा दोस्तों? हरिदत्त शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हरिदत्त शर्मा किसके राज कवि हैं? वो है सुदर्शन शाह के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि सुदर्शन शाह की रचना है। अब सुदर्शन शाह की रचना है, देखो सुदर्शन शाह ने जो है खुद भी एक रचना की है। तो वो कौन सी, वो रचना क्या है? ऑप्शन है सभाभूषण, गोरखवाणी, विष्णु स्मृति या रामायण दीपिका। तो सुदर्शन शाह की रचना कौन सी है दोस्तों?
ऑप्शन है आपका गोरखवाणी। तो गोरखवाणी जो है किसकी रचना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड से संबंधित बहुत क्वेश्चन इसके अंतर्गत आने हैं दोस्तों, 30 नंबर का आना है। तो गोरखवाणी किसकी रचना है, वो है सुदर्शन शाह की। दोस्तों ये क्लास हमारी जो हो रही है उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप सी के बहुत सारे व्यक्तिक सहायक और लेखाकार वगैरह के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हैं, 751 पदों पे निकली हुई हैं। तो इनके लिए भी उत्तराखंड का सिलेबस 40 नंबर का दिया गया है दोस्तों, 40 मार्क्स का दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी करें वो लोग इसको शेयर कर दें, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आने हैं, 40 नंबर का आना है। और अगर आप एस्पिरेंट जो है उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे के का भला करने में ही अपना भला भी हो जाता है, ये आप मान सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में दिखता नहीं है, बट होता परोक्ष रूप में ज़रूर है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जब भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है तो ज़रूर अपने साथियों तक पहुंचा देनी चाहिए, और उससे जो है किसी का भी पॉजिटिविटी का भला हो सकता है। चाहे वो इस चीज़ को देखे ना देखे, लेकिन आप अपनी ओर से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। तो सुदर्शन शाह की रचना है दोस्तों गोरखवाणी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भवानी शाह ने विल्सन की को वनों का ठेका कब दिया। तो भवानी शाह ने जो है वनों का ठेका दिया था विल्सन नामक व्यक्ति को, तो ये कब दिया था, किस सन में दिया था दोस्तों। हमारे 79 क्वेश्चन है, और ऑप्शन है 1858, 1860, 1862 या 1864 में। तो भवानी शाह ने विल्सन को जो वनों का ठेका दिया था दोस्तों, वो दिया था आपका 1860 में, यानी कि 1860 में, ठीक है। तो वनों को कटाना उससे संबंधित जो है इन्होंने इस ठेका दिया था, तो ये विल्सन को दिया था भवानी शाह ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 80 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, जूला पैमाइस नामक भू व्यवस्था किसने अपनाई। तो दोस्तों ये वर्ड है जूला, जूला पैमाइस, क्या है दोस्तों, जूला पैमाइस नामक भू व्यवस्था किसने करवाई, ठीक है। तो जूला पैमाइस नामक भू व्यवस्था किसने करवाई थी दोस्तों। ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो ये काम जो किया था जूला पैमाइस नामक भू व्यवस्था जो चलाई थी दोस्तों, वो चलाई थी प्रताप शाह ने, ठीक है दोस्तों। प्रताप शाह ने भी जो है भूमि व्यवस्थाओं पर काफ़ी नियम कानून बनाए थे दोस्तों, तो अपने शासनकाल में तो प्रताप शाह को इसका क्रेडिट जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 81 में। तो 81 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोलने वाला टिहरी राजा कौन था। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोलने वाला राजा कौन था दोस्तों। तो टिहरी में जो प्रिंटिंग प्रेस खोली थी दोस्तों, मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रताप शाह ने जो है काफ़ी नई नई चीज़ें का जो है इनोवेशन किया था, नई नई चीज़ें खोली थी, और जो है नया नया काम किया था, तो वह है प्रताप शाह जिन्होंने टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी विरासत, सॉरी टिहरी रियासत में विशाह प्रथा का संबंध निम्न में से किससे था। तो जो विशाह प्रथा चलाई गई थी दोस्तों, विशाह, ठीक है दोस्तों, विशाह प्रथा, ठीक है। तो विशाह प्रथा किससे संबंधित है, मतलब टिहरी रियासत में चलाई गई थी, लेकिन ये किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन है बेगार प्रथा से, दरबार में दूध घी पहुंचाना, या अन्न रूप में कर पहुंचाना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिसाह प्रथा थी दोस्तों, वो क्या थी, अन्न के रूप में कर पहुंचाना, यानी कि उस समय क्या हुआ करता था कि जो राजा है उसके पास कर पहुंचाया जाता था, और जो है जो प्रजा होती थी, प्रजा खेती बाड़ी करती थी, और अन्न के जो खेतों का कर जो दिया जाता था वो अन्न के रूप में, मतलब अनाज के रूप में दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। बेगार प्रथा नहीं थी, क्योंकि कुली बेगार प्रथा इसका मतलब है, आप समझ सकते हैं। और दरबार में दूध घी पहुंचाना इससे मुझे मतलब नहीं था, किससे, विशाह प्रथा जो है अन्न जो है दरबार में पहुंचाने से संबंधित था दोस्तों, ठीक है, टिहरी रियासत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। टिहरी रियासत में पाला व खेण कुप्रथा को किस राजा ने समाप्त किया? तो टिहरी रियासत में एक कुप्रथा चली थी दोस्तों, जिसको कहा जाता था पाला व खेण। ठीक है, पाला व खेण प्रथा थी। तो इस कुप्रथा को किसने समाप्त किया दोस्तों? ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो किस शासक ने समाप्त किया था दोस्तों? तो इसको समाप्त करने का भी क्रेडिट किसको जाता है? प्रताप शाह को। प्रताप शाह ने, मैंने आपको बताया, बार बार कह रहा हूँ कि प्रताप शाह के अच्छे कामों में प्रताप शाह का नाम बहुत जगह पे है, तो इसलिए ये आपके लिए ऑप्शनल बिल्कुल सही बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुप्रथा का अंत करने में भी इनका हाथ रहा, पाला व खेण प्रथा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। किस टिहरी नरेश ने महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया? तो दोस्तों, एक टिहरी नरेश शासक जिन्होंने महारानी विक्टोरिया के जन्म दिन पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कीर्ति शाह, और इनके नाम पर कीर्ति नगर भी है। ठीक है दोस्तों, प्रताप शाह के नाम पर प्रताप नगर है टिहरी में। ठीक है, तो ये जो है कीर्ति शाह ने जो है महारानी विक्टोरिया के जन्म पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। स्वामी राम तीर्थ का आगमन टिहरी में किस नरेश के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, टिहरी में स्वामी राम तीर्थ का आगमन हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके जो ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो स्वामी राम तीर्थ का जो आगमन हुआ था टिहरी में, वो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? वो हुआ था कीर्ति शाह के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो स्वामी राम तीर्थ जो आए थे उनका आगमन जो है कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 1921 में किस टिहरी नरेश ने देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर, मैंने आपको पहले ही बताया, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था देवलगढ़ में, और अब इसको जो 1921 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया दोस्तों। ठीक है, राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था 1921 में। तो ये किस शासक ने किया था? ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो दोस्तों, इसका जो काम किया गया था, जो है देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, वो किसने किया था? नरेंद्र शाह ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? नरेंद्र शाह ने जो है राज राजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है दोस्तों वो कहता है कि परमार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जो है पूरी तरीके से दिख नहीं पाएगा। परमार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो परमार वंश में भी एक को शेरशाह सूरी की उपाधि दे दी गई। तो कौन है? ऑप्शन है भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो किसको ये उपाधि मिली है दोस्तों? परमार वंश में शेरशाह सूरी की उपाधि मिली है नरेंद्र शाह को। किसको मिली है दोस्तों? नरेंद्र शाह। और आपको पता है दोस्तों, ये हमारा इस जो है परमार वंश यानी पंवार वंश के अंतिम क्वेश्चन हैं, और ये शासक भी दोस्तों आपको पता ही होगा कि नरेंद्र शाह जो है परमार वंश के अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी इनको कहा गया है, नरेंद्र शाह को परमार वंश का शेरशाह सूरी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी किसको कहा गया था? नरेंद्र शाह को। इसको भी आप जरूर नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। और गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या मानशाह। तो किसको गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है अजयपाल को। तो अजयपाल जो है गढ़वाल के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की उनकी नीति रही थी भारत के नेपोलियन की, वैसी ही जो है
टिहरी राज के समय अजय पाल की नीतियाँ रही थी, इसलिए इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कंटिन्यू हमारे क्लास पर जुड़े रहें दोस्तों। और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप करते रहिएगा, क्योंकि आपके ये लगातार वीडियो वॉच करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू आते रहेंगी दोस्तों। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और साथ ही साथ चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा ये जो है परमार वंश की ना करते हुए, परमार वंश का हमारे भाग 3 आज कंप्लीट हुआ, और इसी के अंतर्गत हमारे परमार वंश के सारे कंप्लीट आपको जो मिल चुका है मैटर, वो सारा का सारा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, उसको तैयार कर लेना। इससे एक्स्ट्रा कुछ बाहर से आने वाला है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लें इसको। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे, हम करेंगे गोरखा शासन। ठीक है, तो गोरखा शासन आपको लगातार डे बाय डे यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना जो है नोट्स तैयार करते रहें। ठीक है, और जो लोग बुक्स से पढ़ रहे हैं वो अपना जो है बुक्स से पढ़ लें, और उसके बाद यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप ज़रूर जो है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़रूर अटेंड करें, और अपना मार्क्स स्कोर कंप्लीट चेक करें कि आप कितना जो है नॉलेज गेन कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।